एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि दो धारी तलवार है, जिसकी तलवार में आपने देखा होगा एक तरफ धार होती है जिससे सामने वाले को मारा जाता है, लेकिन ये इस तरह की तलवार है जिससे खुद को भी चोट लग सकती है। तो ये कानून का मैं कहूँगा कि बहुत बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। इसको तभी इस्तेमाल करें जब आपके सारे विकल्प बंद हो चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं, अब तो कोर्ट से हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। नमस्कार, क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक एक मेल पे डिपेंड करता है। मुझे एक मेल मिला है जिसमें मिस्टर ए हैं, उनके नाम से लग रहा है कि ये हिंदू हैं, और इन्होंने कहा है कि इनकी वाइफ जो है अपने मायके जाके बैठ गई हैं और इनके बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रही हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, इनके पास क्या क्या कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं। तो मैं मिस्टर ए जो हैं इनको इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ, और जितने भी विवाहित पुरुष हैं या विवाहित महिलाएं हैं वो सब भी देख लें, वो सब जान लें कि ऐसे में कानून कहाँ तक इस बीच में आता है, आपके वैवाहिक, आपके दाम्पत्य जीवन में कहाँ तक कानून साथ में आता है। ये एक केस था जिसमें महिला जो है वो अपने पति से अलग होकर अपने मायके बैठ गई है, और इसके बाद उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई संप्रेषण नहीं है, किसी प्रकार की जानकारी आपस में नहीं आदान प्रदान हो पा रही कि क्या कारण है कि क्यों नहीं आ रही है। चलिए एक केस में इसमें और ऐड कर देता हूँ कि मान लीजिए कोई महिला है, अपने मायके चली गई है और उसके हस्बैंड का यानी कि उसके पति का फ़ोन उसको आता है कि देखिए अब आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा अपने ससुराल आने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं पे रहें। तो ये दो कंडीशंस हो गई, दो सिचुएशंस हो गई आपके सामने। पहली सिचुएशन जिसमें वाइफ जो है वो हस्बैंड को छोड़कर अपने मायके जाके बैठ गई हैं और बुलाने पर भी नहीं आ रही हैं, या कोई बिना कारण दिए वापस नहीं आना चाह रही हैं। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जिसमें पति ने यानी कि हस्बैंड ने महिला को उसके घर छोड़ दिया है या उसको घर से बाहर निकाल दिया है और उसको आने को मना कर दिया है कि अब तुम हमारे पास वापस नहीं आओ। तो ये दोनों ही कंडीशन हैं जिसके अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है। पहले केस में भी खतरे की घंटी है, दूसरे केस में भी खतरे की घंटी है जहाँ पर वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया है, और सेकंड केस में जहाँ पर हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया है। तो ऐसे केसेस में आपने मुझसे कानूनी राय मांगी है और मैं कानूनी राय आपको ज़रूर दूंगा, इन दोनों ही केसेस में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अलग से राय ये देना चाहता हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पीडिमेंट है, कुछ बांध है, कुछ किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रुकावट है जिसकी वजह से आपकी आपसी बातचीत नहीं हो पा रही है और आप मिलजुल कर इस समस्या को सुलझाने के एक कगार पर नहीं आ रहे हैं, उस लेवल पर ही नहीं आ रहे हैं कि आपस में बात करें और यदि कोई समस्या है तो उसको सुलझाएं। तो मैं कहूँगा कानूनी राय आप तब मानें, कानून की सहायता आप तब लें, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन है आपका, ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है, और इस मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में आपकी यानी कि हस्बैंड और वाइफ की आपसी सहमति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी किसी भी प्रकार के जो बंधन हैं जो सामाजिक रूप से प्रेशर डाल के या माँ बाप के प्रेशर में हो जाते हैं या कर लिए जाते हैं, वो बहुत देर तक देखा है मैंने कि नहीं चल पाते हैं। अगर यदि चलने ही हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, यानी या तो हस्बैंड या फिर वाइफ अपने लाइफ के पार्टनर के जो उसका है अपने जीवन साथी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे कि आपका जीवन साथी जैसा भी है, जिस भी रूप में मिला है, आपको उसी उसकी विशेषताओं के साथ या जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो उसकी आदतें हैं, या जिस प्रकार का उसका आचरण है या व्यवहार है, आपको उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन आगे करना होता है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि अब मामला चल नहीं पाएगा और कानूनी शरण आपको लेनी पड़ेगी, या आप समझते हैं कि अब किसी भी तरह से मामला बैठ नहीं रहा है और आपको एक लॉयर की एडवाइस लेनी है, तो मैं कहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी देर मत कीजिए। यहाँ पर एडवोकेट की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि संप्रेषण की जो एक लाइन है, जैसे हम टेलीफोन लाइन से एक दूसरे से बात करते हैं, तो आपके एडवोकेट साहब जो हैं एक आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, आपका मामला सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको अदालत जाना पड़े, और आपके एडवोकेट साहब की मदद से ही हो सकता है आपका मामला सुलझ जाए उनकी एडवाइस से। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कानूनी उपचार ऐसे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, इस प्रकार की परेशानियों के लिए जहाँ पर वाइफ जो है बिना किसी कारण के मायके बैठ गई है, या हस्बैंड जो है मायके से वाइफ को आने से मना कर देता है कि तुम वापस मत आना ससुराल में, तो ऐसे में आपके पास कानूनी उपचार क्या हैं। तो ये उपचार है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 9, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स।
ये मैं आपको फिर से बता दूं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी कि दो-धारी तलवार है, जिसकी तलवार में आपने देखा होगा एक तरफ धार होती है जिससे सामने वाले को मारा जाता है, लेकिन ये इस तरह की तलवार है जिससे खुद को भी चोट लग सकती है। तो ये कानून का मैं कहूँगा कि बहुत बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। इसको तभी इस्तेमाल करें जब आपके सारे विकल्प बंद हो चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं, अब तो कोर्ट से हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। दाम्पत्य जीवन के अधिकार जो हैं आपके, या जो दाम्पत्य संबंधी अधिकार हैं, ये हैं क्या एक्चुअली? कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है? बहुत मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं आपस में रहते हुए जिस प्रकार से आचरण करते हैं, वो सभी अधिकार जो हैं माना जाता है कि एक से दूसरे को मिलने चाहिए, यानी कि वो सभी सुख और सुविधाएं या जिस प्रकार के बिहेवियर है, जो आचरण है, वो आपको अपनी पत्नी से मिलना चाहिए। और पत्नी भी यही चाहती है कि उसके जो अधिकार हैं, जो उसको एक दाम्पत्य जीवन के जो सुख मिलने चाहिए, वो सारे उसको अपने पति से मिलने चाहिए। ये सभी आपके कॉन्जुगल राइट्स में आ जाते हैं। और एक बात मैं और कहूँगा कि कोर्ट तो यहाँ तक भी गया है कि सिर्फ एक छत के नीचे रहते रहना भी कॉन्जुगल राइट्स नहीं हैं। यदि आप एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं या एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं लगातार, एक दूसरे के साथ आपके शारीरिक संबंध बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो इसके लिए भी आप जो है कोर्ट मूव कर सकते हैं। वो भी आपके कॉन्जुगल राइट्स का हनन है, वो आपके दाम्पत्य अधिकारों का हनन है। तो आपको अपने जीवन साथी से जितनी अपेक्षाएं हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए। ये दोनों के लिए लागू है, यानी कि पत्नी भी सेक्शन 9 के तहत मूव कर सकती है कोर्ट में, और पति भी जो है सेक्शन 9 के तहत कोर्ट में मूव कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों को समान अधिकार दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी दंपति हैं, जितने भी कपल्स हैं, वो सब अपने अधिकारों को जानें। और ये जो एक्ट है ये सिर्फ वैलिड मैरिज पर लागू होगा, इनवैलिड पे या वॉइड पे मैरिज पे लागू नहीं होगा ये। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। When either the husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. इसके आगे explanation है। Where the question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. यानी कि दोनों में से एक जीवन साथी यदि दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, यानी कि उसके जीवन में रहने से इनकार कर देता है, उसकी सारी बिलोंगिंग से बाहर आ जाता है विदाउट गिविंग अ सफिशिएंट रीज़न, और एक ऐसा एक्सक्यूज़ हो, यानी कि कोई वैलिड रीज़न ना हो, और फिर भी उसके जीवन से विड्रॉ कर ले, यानी उसके जीवन से बाहर आ जाए, अलग रहने लगे। ये दोनों के लिए लागू होगा, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। तो ऐसे में आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कोर्ट से आप डिक्री ले सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है आपके जीवन साथी को कि आप वापस जाइए और अपने हस्बैंड के साथ रहिए, या आप वापस जाइए और अपनी पत्नी को वापस बुलाइए, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए। और कोर्ट के सामने ये प्रूव करना कि मेरे पास एक वैलिड रीज़न है उसके पास ना जाने का, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये उसी के ऊपर होगा जो इस बात को डिनाई करता है। यानी कि यदि महिला है अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना चाहती है और कहती है कि वो क्रूएल्टी के बेस पर, यानी कि किसी मार पिटाई के या उत्पीड़न के बेसिस पर वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती है अपने पति के पास, तो ये प्रूव करना कि उसका पति उसको उत्पीड़ित करता है, ये जिम्मेदारी उस महिला की होगी, उस पत्नी की होगी। और यदि पति कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से ये दिक्कत है और मैं इसको अपने साथ नहीं रखना चाहता, तो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी जो है वो क्या क्या कारण है, ये जो जिम्मेदारी है ये पति की होगी। यानी कि कोई भी इन जीवन साथी में से कोई भी यदि अपना ये बताता है कि मैं नहीं जाना चाहता या मैं नहीं जाना चाहती, तो उसके रीज़न्स को प्रूव करना जो है उसी की जिम्मेदारी होगी जो कि अपनी मैरिटल लाइफ में, यानी कि जो अपने दाम्पत्य जीवन में वापस नहीं जाना चाहता है। तो कोर्ट आप दोनों को सुनेगा और किसी एक के फेवर में दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना हेतु एक डिक्री पास कर देगा, यानी एक ऑर्डर पास कर देगा। अब इस ऑर्डर को मानने के या ना मानने के विकल्प दोनों ही आपके पास हैं, हस्बैंड के पास भी हैं
और वाइफ के पास भी हैं, लेकिन उसके रेपरकशंस होंगे, यानी कि उसके कुछ परिणाम आपको भुगतने होंगे यदि, क्योंकि ये कोर्ट की एक अवमानना है। इसमें कोर्ट आपको बाध्य कर सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और आपको कंटेम्प्ट हो सकता है, यानी कि कोर्ट की अवमानना का दोषी पाकर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है यदि आप उसको कंप्लाई नहीं करते, यदि नहीं मानते उस डिक्री को। तो दूसरा है कि यदि मान लीजिए कोर्ट ने आपको डिक्री दे दी है और इसके 1 साल बाद भी, 1 साल बीत जाने के बाद भी आपका जीवन साथी आपके पास आके नहीं रहता है, तो ये एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। यहाँ पर कुछ डिफेंस हैं, कुछ कारण हैं जिसमें आप जो है दे सकते हैं कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती या मैं क्यों नहीं रखना चाहता। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ जो इसके डिफेंस हैं। सेक्शन 9 में जब आपको नोटिस मिल जाता है तो उसके क्या क्या डिफेंस हैं या आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं उसको जवाब देने के, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। मे बी पार्ट 2 मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो शायद वो बनाऊं, तो आप जुड़े रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ायदों के और इसके नुकसान के। इस जो सेक्शन है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, यदि आप इसका यूज़ कर रहे हैं, यदि आप इसके अंतर्गत कुछ रेस्पाइट लेते हैं, आपको किसी प्रकार की राहत चाहिए इसके अंदर, तो आप मान के चलिए कि ये दोधारी तलवार है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, यानी कि इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ नुकसान आपको हो सकते हैं, क्योंकि ये दाम्पत्य संबंध हैं या आपके भाई बहन के रिलेशन या आपके माँ बाप के साथ आपके रिलेशंस नहीं हैं। तो ये दाम्पत्य जीवन है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी प्रकार का दाव पेच लगाना और सामने वाले को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करना, ये आपके लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो फ़ायदे क्या हैं ये देख लेते हैं कि आप यदि अपने वकील साहब की मदद लेते हैं तो हो सकता है कि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, यानी कि आपस में बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो जाए। और हो सकता है कि इसी दौरान यदि आप किसी गर्मा गर्मी में अलग हुए हैं, आपने मान लीजिए गुस्से में अपनी पत्नी को कह दिया कि तुम यहाँ पर वापस नहीं आना, या पत्नी ने कहा देखो मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ और अपने मायके जाके बैठ गई। हो सकता है 15-20 दिन बाद या महीने बाद उसका गुस्सा ठंडा हो या आपका गुस्सा ठंडा हो, तो अपनी गलती का एहसास हो, और इसके बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप आपस में फिर से रहने का मन बनाएं। ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज की बात कर ले कि किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती जो है इसके अंदर घातक सिद्ध होगी। ये दाम्पत्य जीवन को ठीक नहीं करेगा बल्कि और बिगाड़ देगा, क्योंकि इसके बाद आप कोर्ट का रुख करते हैं और ये जो आपके रिलेशंस हैं ये कोर्ट के मर्यादा के बाहर हैं। कोर्ट हालांकि इसमें इंटरफेयर करता है, बट फिर भी जब मन ही नहीं मिले आपके आपस में, जब पति और पत्नी के मन नहीं मिले, तो इसके अंदर दूसरा कोई तीसरे की कोई जगह नहीं है। कहते हैं जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो यहाँ पर काजी की ज़रूरत जो है वो उतनी नहीं है। यहाँ पे मियाँ बीवी के आपस में हार्मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आपसी संतुलन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। यदि आपको सेक्शन 9 के तहत कोई नोटिस मिल चुका है या कोर्ट से या उनके वकील साहब से, तो आपको अपना डिफेंस कैसे करना है। डिफेंस की मैं आपको बता दूं बात कि आपके पास कुछ जेन्युइन रीज़न होगा। यदि आपके पास कुछ जेन्युइन रीज़न है अपने जीवन साथी के पास दोबारा न जाने का, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि मैं इन कारणों की वजह से नहीं आना चाहती या नहीं आना चाह रहा, या मेरे ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, पहले इसको सॉल्व किया जाए। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको आपकी जो शिकायतें हैं या एक दूसरे से जो नाराज़गी है वो एक रिटन पेपर पर लिखकर सामने आ जाएगी, एक दूसरे के सामने आ जाएगी। कुछ ऐसे बिंदु सामने आ जाएंगे जिसके ऊपर हस्बैंड और वाइफ को दोनों को काम करने की ज़रूरत होगी। और आगे यदि आप इसको कोर्ट में मैटर को टेकअप करते हैं तो भी आपके पास एक ग्राउंड होगा कि हमारे पास देखिए ये बिंदु हैं जिसके ऊपर हमारी अपनी सहमति है वो नहीं बन पा रही है, और हमें या तो तलाक चाहिए या फिर जिस तरह से भी आप सेपरेट होना चाहते हैं, एक सेपरेशन का रास्ता आपके लिए खुल जाता है। तो मैं कहूँगा कि सेक्शन 9 का जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, इसको बहुत ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करें। इसको तभी तक इस्तेमाल करें जब तक ये आपके लिए घातक नहीं है, यानी आपको इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। इसकी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए। द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस सेक्शन, एनफोर्सिंग दिस सेक्शन इज़ दैट the marital relationship and the conjugal rights should be established। उनको रेस्टिट्यूट किया जा सके, उनको पुनर्स्थापन किया जा सके। ये एक तोड़ने के लिए नहीं बना है, लेकिन कई लोग जो हैं इसको तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। और इसका वाकई ऐसे संबंधों में किसी प्रकार का भी सेक्शन लगाना जो है वो फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा देता है। तो मैं कहूँगा कि अपना विवेक और अपने एडवोकेट साहब की राय मान के अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने का प्रयास करें, और एनी अमाउंट ऑफ
court intervention or somebody else intervention may not prove very helpful to you until unless you both are applying your rational mind and logical mind behind it. If you really want to live together, then definitely you should move ahead and you have decided कि हमें अब साथ नहीं रहना है, तो इसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको साथ रख भी नहीं सकती है। तो मैंने आपको बता दिया कि इवन इफ़ यू गेट द डिक्री ऑफ द कोर्ट, अगर आपको कोर्ट से डिक्री मिल भी जाती है तो भी कोर्ट आपको किसी तरह से भी साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आपको कोर्ट को दोबारा समझाना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं जाना चाहते उसके पास, एक जीवन साथी दूसरे के पास क्यों नहीं जाना चाहता, और अगर एक वैलिड रीज़न है अलग होने का, अलग रहने का, तो कोर्ट आपको ग्रांट करेगा कि आप अलग रह सकते हैं और अपना मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर। बिसाइड्स आपका जो ये वाला चलेगा सेक्शन 9 जो चलेगा, बिसाइड्स आप अपना मेंटेनेंस भी ले सकते हैं अगर आप महिला हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँगा। हिंदू मैरिज एक्ट के लिए था ये, जो हिंदूज़ हैं उनके ऊपर ये लॉ लागू होगा। मुस्लिम्स के लिए कुछ और प्रोविज़न है, क्रिश्चियंस के लिए और प्रोविज़न है, उसके लिए वीडियो फिर कभी और बनाऊँगा। तो आशा करता हूँ जो आपने मेल लिखा था उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। यदि फिर भी कुछ आपके प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं, जो अनआंसर रह गए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, या मुझे मेल कर सकते हैं जैसे आपने पहले मेल किया है। तो चलिए अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और जाने से पहले कहता हूँ कि जागरूक बनिए, जानकार बनिए, बिकॉज नॉलेज इज़ द पावर एंड लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉ इज़ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल।